गुड इवनिंग विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 का हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट हल करने जा रहे हैं। देखिए, विद्यार्थियों एवं गुरुजनों को नवीन पेपर पैटर्न की जानकारी देने हेतु बोर्ड द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए। विद्यार्थियों की सुविधा हेतु इस मॉडल प्रश्न पत्र को मॉडल पेपर फर्स्ट में हल सहित दिया जा रहा है तथा शेष अभ्यासार्थ मॉडल पेपर पूर्णतः बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र पर आधारित है। पहला जो मॉडल टेस्ट पेपर है हल सहित दिया गया है। हम इसी को हल करने जा रहे हैं, इसी को समझने जा रहे हैं। देखिए, आप बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र, बोर्ड द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र, मॉडल पेपर फर्स्ट हल सहित दिया गया है। माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 विषय हिंदी। देखो, हमारे जो प्रश्न पत्र का जो समय रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट होगा, यानी 3.25 घंटे होगा 80 नंबर का होगा। देखिए, सामान्य निर्देश क्या क्या है। सामान्य निर्देश परीक्षार्थियों के लिए ये हर प्रश्न पत्र में आता है और विद्यार्थियों अब इन पर ध्यान नहीं देते, इन्हें ध्यान से हमें पढ़ना है। जो परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश है, उन्हें प्रश्न पत्र में भी हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना। अभी से हम इनको पढ़ेंगे तो हमें आगे पेपर सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगी और हमारे कहीं भी नंबर कटने की गुंजाइश नहीं रहेगी। देखिए, आप परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखे। सबसे पहली बात यह है कि जैसे हमें कक्ष में परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र मिलता है, प्रश्न पत्र मिलते हमें उस पर अपने रोल नंबर अवश्य लिखने हैं। उसमें एक बॉक्स दिया हुआ रहता है नामांक का, रोल नंबर का, वहां पर हमें अपने रोल नंबर अंकित करने हैं। दूसरा है निर्देश, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न को हमें हल करना है, अर्थात हमें क्रम से या जो भी प्रश्न हमें पहले आता है प्रत्येक प्रश्न को ध्यान रखते हुए हल करने हैं, ताकि हमें सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में हमें लिखना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी को उत्तर एक साथ ही लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ हमें लिखना है। जैसे कोई प्रश्न है, उसके 4 विकल्प है, 4 प्रश्न है, तो उन सभी चारों को हमें एक साथ हल करना है। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखे, अर्थात रोल नंबर सबसे पहले प्रश्न पत्र प्राप्त होते हैं मैं उस पर रोल नंबर अंकित करने हैं। दूसरा निर्देश है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी को उत्तर एक साथ ही लिखें। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन भी प्रश्नों के आंतरिक खंड है, अर्थात एक प्रश्न में 4 या 5 या 6 प्रश्न है, तो उन सभी का उत्तर हमें एक ही स्थान पर लिखना है। चाहे अगर उनमें से 6 में से या 4 में से हमें 2 आ रहे हैं तो 2 के लिए हमें रिक्त स्थान उस उत्तर पुस्तिका में छोड़ देना है, ताकि एग्जामिनर को चेक करने में सुविधा रहे। नहीं तो हमारे लिए ये नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि हम 2 प्रश्नों के उत्तर वहीं लिख देते हैं और 2 के बाद में लिखते हैं, तो शायद एग्जामिनर से त्रुटि हो जाती है और वो उन प्रश्नों के नंबर जोड़ना भूल जाता है। इसलिए हमें सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही स्थान पर देने हैं। आंतरिक खंड वाले जो प्रश्न है उन सभी के उत्तर एक ही स्थान पर लिखने हैं। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व में प्रश्न संख्या अवश्य लिखनी है, कि बहुत सी बार क्या है हम उत्तर लिखने लग जाते हैं और प्रश्न संख्या नहीं लिखते हैं, तो इसके भी हमारे नंबर काटे जाते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि उत्तर लिखने से पूर्व में प्रश्न संख्या जरूर अंकित करनी है। नियत स्थान पर जहां हमें प्रश्न संख्या के लिए नियत स्थान उत्तर पुस्तिका में प्राप्त होता है, वहीं हमें प्रश्न संख्या अंकित करनी है।
अब देखिए पहला जो खंड है, 4 खंड होंगे हमारे प्रश्न पत्र के, और पहला खंड जो होगा वो खंड अ होगा। खंड अ में पहला प्रश्न, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है विकल्प वाले, अवशब्द वाले प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है, पहले में पहला, पहले प्रश्न का पहला है, पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। पंडिताइन जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? इन, आइन, आनी और नी। 4 विकल्प हमारे पास है, 4 में से एक सही है। तो पंडिताइन जो शब्द है उसमें आइन प्रत्यय है। कौन सा है? आइन, आइन प्रत्यय है, अर्थात हमारा जो उत्तर होगा ब। तो हमें उत्तर पुस्तिका में पूरे प्रश्न को न लिखकर प्रश्न संख्या 1 का पहला लगा के और उसका उत्तर आइन प्रत्यय लिखना है, या फिर हमें ब ऑप्शन लगाना है। उत्तर पुस्तिका में पूरा प्रश्न हमें दोहराना नहीं है, उत्तर पुस्तिका में केवल उत्तर उत्तर लिखने हैं। दूसरा है, स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद है। स्वच्छ, शोधन अच्छ, स्वच्छ जो है शोधन अच्छ, शोधन अच्छ, ये क्या है? स्वच्छ जो शब्द है उसका संधि विच्छेद होगा शोधन अच्छ, अर्थात ये क्या है? यण संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण, अर्थात हमारा जो विकल्प सही होगा वो द वाला विकल्प सही होगा। दूसरे प्रश्न में स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद होगा शोधनहच्छ। यहाँ पर 3 विकल्प और दे रखे हैं, लेकिन तीनों में हमारा जो विकल्प है वो चौथा सही है, शोधन अच्छ, स्वच्छ। पहले का प्रश्न संख्या 3 देखिए। भ्रमर गीत की भाषा है, भ्रमर गीत की भाषा है, अर्थात भ्रमर गीत हमारे पार्ट 1 है, क्षितिज का पार्ट 1, सूरदास के पद, और जो सूरदास के पद लिए गए हैं वो भ्रमर गीत से लिए गए हैं। और सूरदास की जो काव्य रचनाओं की भाषा है वो ब्रज भाषा है, तो अर्थात हमारा उत्तर जो होगा वो ब्रज सही होगा। भ्रमर गीत की भाषा है ब्रज। चौथा प्रश्न है, हट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन है? अर्थात फागुन की जो शोभा है वो हमारी आंखों के सामने से हट नहीं रही है। पांचवा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था कानपुर में, हरिद्वार में, उज्जैन में, वाराणसी या काशी में। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ है वाराणसी या काशी में। छठा प्रश्न है, शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना? रावण के समान, कंस के समान, सहस्त्रभाव के समान, यम के समान। शिव के धनुष को तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना? अर्थात सीता स्वयंवर में श्री राम के द्वारा शिव का धनुष तोड़ा गया, तो मुनि परशुराम क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं और कहते हैं कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो मेरा सहस्त्र भाव के समान क्या है? शत्रु है। अर्थात शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना? सहस्त्र भाव के समान अपना शत्रु माना है। प्रश्न नंबर 7 है, शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? नेताजी का चश्मा पाठ से है, स्वयं प्रकाश जिसके लेखक हैं। शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, महात्मा गांधी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, रानी लक्ष्मीबाई की। तो यहाँ पर जो हमारा सही विकल्प होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई थी या लाठ लगी हुई थी। प्रश्न नंबर 8, यही सच है कहानी संग्रह के लेखक हैं। यही सच है कहानी जो संग्रह है ये है मन्नू भंडारी का है। यही सच है जो कहानी संग्रह है उसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। लखनवी अंदाज लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया है? कवियों पर, नई कहानी के लेखकों पर, नवाबों पर, स्वयं पर। लखनवी अंदाज लेख जो व्यंग्य लेख संग्रह है यशपाल का,
उस पर कवि नवाब पर, अर्थात हमारा जो विकल्प सही होगा वो सविकल्प है। मानव संस्कृति है, मानव संस्कृति है, विभाज्य वस्तु है, विनाशकारी है, अविभाज्य है, प्रलयंकारी। यानी जो मानव संस्कृति है 10वें प्रश्न में, उसका जो उत्तर सही होगा अविभाज्य है, अर्थात क्या है, अविभाज्य है। मानव संस्कृति अविभाज्य है। प्रश्न नंबर 11 है, मेहनत का बादशाहों का शहर कहा गया है? गंगटोक को, जयपुर को, लखनऊ को, हैदराबाद को। मेहनत मेहनत का बादशाहों का शहर कहा गया है? गंगटोक शहर को, गंगटोक शहर को। 12वां जो प्रश्न है, पिताजी तारकेश्वर को प्यार से कहकर बुलाते थे? पिताजी तारकेश्वर नाथ को प्यार से क्या कहते थे? भोलानाथ कहते थे। क्या कहते थे? माता कंचन पाठ से है, शिव पूजन साहिब जिसके लेखक हैं। पिताजी तारकेश्वर को प्यार से कहकर बुलाते थे, क्या कहकर बुलाते थे? भोलानाथ कहकर बुलाते थे। इस प्रकार से 12 प्रश्न हमारे वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। 12 प्रश्न हमारे वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2, और प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिस क्रिया में 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा, अविकारी शब्द को ही अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्द को ही क्या कहते हैं? अव्यय के नाम से जाना जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले जो प्रश्न है उनका जवाब भी हमें उत्तर पुस्तिका में केवल जो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, जो हमारा उत्तर होगा वही हमें लिखना है। पूरी पंक्ति को दोबारा नहीं दोहराना, जिससे हमारे समय की बचत होगी। प्रश्न संख्या लगाकर हमें जो हमारा सही जवाब है उसी को उत्तर पुस्तिका में लिखना है, न कि हमें पूरे प्रश्न को लिखकर फिर रिक्त स्थान का जवाब देना है। ऐसा नहीं, हमें रिक्त स्थान का ही जवाब लिखना है। अविकारी शब्द को ही अव्यय कहते हैं। अविकारी का मतलब होता है जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता, अर्थात वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होते उन्हें अविकारी कहते हैं, और जो लिंग वचन कारक काल के आधार पर बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यानी नहीं, वे यानी खर्च, यानी जो बदलते नहीं हैं, जो परिवर्तित नहीं होते। तीसरा प्रश्न है दूसरे का, समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। यानी जो ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, उभय पद प्रधान होते हैं, वो हमारे द्वंद्व समास होता है। जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। चौथा है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया या आगे शब्दों के साथ जोड़कर विशेषण बनाए जा सकते हैं। संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर, क्या जोड़कर? प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। पांचवा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, और सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है शब्द का नाम, अर्थात संज्ञा के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, उपसर्ग व शब्दांश है। उपसर्ग व शब्दांश है जो शब्द के आरंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते। उपसर्ग क्या है? किसी भी शब्द, उपसर्ग क्या है? एक शब्दांश है, शब्द नहीं शब्दांश होता है, और ये आरंभ में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, विशेषता ला देते हैं। अर्थात उपसर्ग उन्हें कहते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं।
प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ऐसा अपठित गद्यांश आएगा आ यानी नहीं, पठित यानी पढ़ा हुआ, अर्थात जो हमारे कक्षा 10 की स्तर का होगा लेकिन कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तकों से नहीं होगा। वो साहित्य के क्षेत्र से हो सकता है, विज्ञान के क्षेत्र से हो सकता है, किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, लेकिन हमारी कक्षा 10 के स्तर का होगा और कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तकों से संबंधित नहीं होगा, अर्थात उनमें से नहीं होगा। उसे कहते हैं अपठित। का मतलब नहीं, पठित यानी पढ़ा गया, जो इस वर्ष हमने नहीं पढ़ा, ऐसा अपठित गद्यांश पूछा जाएगा और उसमें कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। उन प्रश्नों का जवाब हमें उसी गद्यांश में से देना होगा। देखिए गद्यांश पढ़ते हैं। यदि किसी राष्ट्र का समुचित विकास तथा उसके नागरिकों का सही व्यक्तित्व निर्माण करना हो तो उसकी शिक्षा का उद्देश्य होना अनिवार्य है। यदि किसी राष्ट्र का समुचित विकास तथा नागरिकों का सही व्यक्तित्व निर्माण करना हो, नागरिकों का सही व्यक्तित्व निर्माण करना हो तो उसकी शिक्षा का उद्देश्य होना अनिवार्य है। यानी शिक्षा उद्देश्य पूर्ण हो, उद्देश्य सहित हो, तब जाके उस राष्ट्र के नागरिकों का उचित विकास हो सकता है और उनका सही व्यक्तित्व निर्मित हो सकता है। शिक्षा वस्तुतः कोई पाठ्यक्रम या डिग्री प्राप्त करना भर नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य एकमात्र केवल पाठ्यक्रम को पूरा कर लेना या कोई डिग्री हासिल कर लेना, ये इतना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता, बल्कि जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? जीवन में सतत यानी हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा का अर्थ ही होता है सीखना, और सीखना हमेशा जारी रहता है। एक पाठ्यक्रम, एक डिग्री, एक कक्षा पास कर लेना, पाठ्यक्रम पूरा कर लेना या कोई डिग्री हासिल कर लेना ही मात्र इसका उद्देश्य नहीं होता, बल्कि ये पूरे जीवन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कुछ न कुछ सिखाती रहती है। अर्थात शिक्षा एक विस्तृत शब्द है जो हमेशा आजीवन सिखाती रहती है। एक मानव जो है आजीवन सीखता रहता है। शिक्षा से ही व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। शिक्षा ही क्या है? व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करती है। यदि किसी देश की शिक्षा अच्छी होगी तो उसके नागरिकों का चरित्र भी अच्छा होगा। जितनी अच्छी शिक्षा होगी उस देश के नागरिकों का चरित्र भी उतना ही अच्छा होगा। गांधी जी भी शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य मानते थे, अर्थात चरित्र सुधार के लिए गांधी जी ने भी क्या है, शिक्षा को अनिवार्य अंग माना है। वे कहते थे शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। गांधी जी क्या कहते थे कि शिक्षा का सही उद्देश्य क्या होना चाहिए? चरित्र निर्माण, अर्थात शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य डिग्री प्राप्त करना या पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं, बल्कि उसका पूर्ण उद्देश्य या सही उद्देश्य होता है चरित्र निर्माण। डिग्री और पाठ्यक्रम प्राप्त करने के साथ साथ चरित्र निर्माण भी एक शिक्षा का उद्देश्य होता है। देखिए इसके प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, अर्थात ये जो गद्यांश है इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है, वही इस का शीर्षक है। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। देखिए शिक्षा का उद्देश्य या शिक्षा का महत्व। प्रस्तुत गद्यांश का जो उचित शीर्षक, क्योंकि सारी बातें पूरा गद्यांश शिक्षा के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई देता है, अर्थात शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व हो सकता है या फिर शिक्षा का उद्देश्य, इसका उचित शीर्षक होगा। दूसरा प्रश्न है, व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है? व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है? व्यक्तित्व निर्माण या चरित्र निर्माण? शिक्षा से ही व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। इसका जवाब हम यहाँ से देंगे, शिक्षा से ही व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है, अर्थात शिक्षा हमारा सही जवाब
जवाब होगा शिक्षा। व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है? शिक्षा के माध्यम से। देखिए प्रश्न नंबर 3, तीसरे का तीसरा, जीवन में सतत सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है? जीवन में सतत यानी आजीवन चलने वाली प्रक्रिया क्या है? हमने गद्यांश में पढ़ा है, शिक्षा ही क्या है? जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा ही क्या है? जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आगे देखिए चौथे नंबर पर, राष्ट्र के विकास व नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए? सउद्देश्य परक होनी चाहिए। राष्ट्र के विकास व नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए? सही उद्देश्य सउद्देश्य होनी चाहिए। शिक्षा क्या होनी चाहिए? राष्ट्र के विकास व नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा सउद्देश्य यानी उद्देश्य सहित होना, कोई न कोई उसका उद्देश्य होना चाहिए। मात्र डिग्री या पाठ्यक्रम प्राप्त करना नहीं, बल्कि कोई चरित्र निर्माण भी उसका उद्देश्य होना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है, गांधी जी के शिक्षा के विषय में क्या विचार थे? गांधी जी के शिक्षा के विषय में क्या विचार थे? गांधी जी के शिक्षा के बारे में विचार थे कि शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। बिना शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश में से छांट कर लिखिए। बिना शब्द का विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द लिखना है, जब हमें गद्यांश से ही लिखना है। बिना शब्द का अर्थ होता है विपरीत, जो अर्थ होता है विनाश शब्द का वो होता है नष्ट होना, जबकि निर्माण का अर्थ होता है सर्जन करना। तो एकदम विनाश का विपरीत जो है वो निर्माण शब्द होगा। प्रश्न नंबर 4 है, जो भी 6 नंबर का है। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अर्थात का मतलब नहीं पठित का मतलब पढ़ा हुआ, पद्यांश यानी कविता खंड से है, कविता है, काव्य खंड है, काव्यांश भी से हम कहते हैं। देखिए, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग है, वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग है, वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। देखिए सबसे पहले तो वसंत का सौंदर्य, वसंत का आगमन यहाँ पर हुआ है, जो इसका शीर्षक है वसंत का सौंदर्य, वसंत का आगमन। मधु लेकर कौन आया? मधु लेकर अनंग अर्थात कामदेव आया। मधु लेकर कौन आया? मधु लेकर अनंग या कामदेव आया है। तीसरा, कंत किस वेश में? कंत वीर वेश में है। कंत किस वेश में है? वीर वेश में है। कंत किस वेश में है? कंत वीर वेश में है। आगे है, वसुधा की तुलना किससे की गई है? वधु वसुधा पुलकित अंग अंग। वसुधा की तुलना वधु से की गई है। किससे की गई है? वधु से की गई है। प्रस्तुत पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। छठा है, फूली सरसों ने अपना कौन सा रंग दिया? फूली सरसों ने अपना हरितमा युक्त पीला रंग दिया। हरितमा युक्त पीला रंग दिया। अब इसके बाद में आता है खंड ब। निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में
निम्नलिखित लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में दीजिए। लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 नंबर के हैं और लघुत्तरात्मक प्रश्नों को उत्तर लगभग हमें 40 शब्दों में देना, अर्थात 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर देना है। काशी संस्कृति की पाठशाला है। काशी संस्कृति की पाठशाला है। नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर लिखिए। काशी संस्कृति की पाठशाला है। नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर लिखिए। काशी को संस्कृति की पाठशाला इसलिए कहा गया कि शास्त्रों में काशी आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। जो शास्त्र है उनमें काशी जो है आनंद कानन के रूप में, आनंद कानन का मतलब जंगल, आनंद के जंगल के रूप में, आनंद कानन के रूप में प्रतिष्ठित है। अब यह संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चेती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते हैं। काशी को संस्कृति की पाठशाला इसलिए कहा गया है कि शास्त्र में काशी आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। जिस प्रकार से हम यहाँ संगीत को भक्ति से जोड़कर भक्ति को धर्म के किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी ये राग है, कजरी को चेती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते, इसी प्रकार से काशी क्या है, संस्कृति की पाठशाला है। तब यहाँ पर 3 बातों का ध्यान रखना है कि काशी को संस्कृति की पाठशाला इसलिए कहा गया क्योंकि शास्त्रों में काशी को आनंद कानन के नाम से जाना जाता है। यहाँ संगीत भक्ति से, भक्ति किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी चेती से, विश्वनाथ विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग नहीं किया जा सकता है। छठा प्रश्न है, संस्कृति असंस्कृति में कब बदल जाती है? संस्कृति असंस्कृति में कब बदल जाती है? लेखक के अनुसार संस्कृति में मानव कल्याण की भावना निहित होती है। संस्कृति में किसकी भावना निहित होती है? मानव कल्याण की भावना निहित होती है। अर्थात संस्कृति में मानव कल्याण की भावना समाहित होती है। जब यही भावना टूटकर मानव के अकल्याण और विनाश में सहायक बन जाती है, जब यही भावना टूटकर संस्कृति में मानव कल्याण समाहित होता है, जब यही भावना टूटकर मानव के अकल्याण और विनाश में सहायक बन जाती है, तब वो असंस्कृति हो जाती है। अर्थात जिसका परिणाम अकल्याण कहलाता है। अर्थात जिसका परिणाम क्या कहलाता है? अकल्याण कहलाता है। इसलिए मानव में कल्याण की भावना ही होनी चाहिए। तो संस्कृति असंस्कृति कब बन जाती है? क्योंकि संस्कृति में मानव कल्याण की भावना निहित होती है। जब यही भावना टूट जाती है तो मानव के अकल्याण और विनाश में सहायक हो जाती है, तब वो असंस्कृति का रूप धारण कर लेती है। अर्थात जिसका परिणाम अकल्याण कहलाता है, इसलिए मानव में कल्याण की भावना होना चाहिए। अर्थात मानव को संस्कृति से भिन्न नहीं रहकर संस्कृति में ही समाहित रहना चाहिए। अर्थात हर मानव को संस्कृत होना चाहिए, संस्कृति से परिपूर्ण होना चाहिए। क्योंकि जब संस्कृति असंस्कृति में अर्थात अकल्याण में और विनाश में बदल जाती है, तब वो मानव का अकल्याण ही करती है। इस प्रकार से संस्कृति असंस्कृति में बदल जाती है। अर्थात संस्कृति में मानव कल्याण की भावना निहित होती है। जब यही भावना टूटकर मानव के अकल्याण और विनाश में सहायक बन जाती है, तब वह असंस्कृति हो जाती है। अर्थात जिसका परिणाम अकल्याण कहलाता है या असभ्यता कहलाता है। अर्थात जिसका परिणाम क्या कहलाता? असभ्यता कहलाता है। इसलिए मानव में कल्याण की भावना होनी चाहिए। किसकी भावना होना चाहिए? क्योंकि संस्कृति मानव कल्याण की भावना है, और जब ये भावना टूट जाती है मानव कल्याण की, तो वह कल्याण और विनाश में सहायक होती है।
और वह असंस्कारती हो जाती है, और इसका परिणाम क्या होता है? असभ्यता कहलाता है। इसका परिणाम असभ्यता कहलाता है। इसलिए मानव में कल्याण की भावना होनी चाहिए। देखिए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, संगतकार कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। संगतकार कविता में संगतकार का महत्व बताया जाएगा। एक संगतकार का क्या महत्व होता है मुख्य गायक के लिए? वह मुख्य गायक के पीछे पीछे चलता है, उसके स्वर को बिखरने नहीं देता, उसे सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अतः उसे भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए। यहाँ पर संगतकार के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। जिस प्रकार से मुख्य गायक जब लंबे आनंद में भटक जाता है, तब उसके राग को, उसके संगीत को संगतकार ही संभाले रखता, अर्थात उसके स्वर को बिखरने नहीं देता, और उसे सफलता दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की होती है तो वो संगतकार की होती है। इसलिए संगतकार को भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए। अर्थात संगतकार कविता का मूल भाव यही है कि मुख्य गायक के पीछे पीछे चलने वाला संगतकार होता है, और वो उसके स्वर में हमेशा सहायता करता है, सहयोगी होता है, इसलिए उसे भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए। प्रश्न संख्या 8 है, आत्मकथ्य कविता में कवि ने किन किन बिंबों का प्रयोग किया है? आत्मकथ्य कविता जयशंकर प्रसाद की है। किन किन बिंबों के माध्यम से कवि ने आत्मकथ्य कविता प्रस्तुत की है? देखिए, आत्मकथ्य कविता में जयशंकर प्रसाद ने कविता में अनेक बिंब योजनाओं का प्रयोग किया है। देखिए, जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथ्य कविता में बिंब विधान योजना में अपने आप को भंवरे के रूप में, मन रूपी भंवरे के रूप में, जीवन को गागर रीति के रूप में, परिवार को जीवन के समान के रूप में, और पत्नी को पाथे के रूप में, अपने कर्मों को कथा आदि बिंबों के रूप में प्रयोग किया। जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथ्य कविता में दिन विधान योजना में अपने आप को भंवरे के रूप में, जीवन को गागर रीति के रूप में, परिवार को जीवन के सपने के रूप में, पत्नी को पाथे के रूप में, एवं अपने कर्मों को कथा आदि बिंबों के रूप में प्रयुक्त किया। लेखक को हिरोशिमा के विस्फोट को प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ? लेखक को हिरोशिमा के विस्फोट को प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ? हिरोशिमा में लेखक को अणुबम के विस्फोट की भयानकता का अनुभव हुआ है। हिरोशिमा जो कविता है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ से है, डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वाजपेयी ने की कि हिरोशिमा में लेखक को अणुबम के विस्फोट की भयानकता का अनुभव हुआ। वहां जले हुए पत्थर पर लंबी उजली छाया देखकर अनुमान लगाया कि मानो वहां कोई व्यक्ति खड़ा रहा होगा जो रेडियोधर्मी किरणों का शिकार हुआ। जिसने पत्थर तक को झुलसा दिया, उस व्यक्ति को बाप बनाकर उड़ा दिया होगा। तो लेखक को यहाँ पर हिरोशिमा के विस्फोटक को प्रत्यक्ष देखकर ऐसा अनुभव हुआ कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा होगा और वो रेडियोधर्मी किरणों का शिकार हुआ, जिससे उस रेडियोधर्मी किरणों ने पत्थर तक को झुलसा दिया और उस व्यक्ति को बाप बनाकर उड़ा दिया। प्रश्न संख्या 10, पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई? लेखिका को पहाड़ी क्षेत्रों के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर आनंद अनुभूति हुई। लेखिका को पहाड़ी क्षेत्रों के जो प्राकृतिक सौंदर्य उसको देखकर आनंद की अनुभूति हुई, किंतु हिमालय पर पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखकर उनका जीवन दुखदायी लगा। हिमालय पर पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखकर उनका जीवन दुखदायी लगा। वहां पर औरतें पीठ पर अपने बच्चों को बांधकर गिट्टियां तोड़ती है, मजदूरी करती।
वैसे तो लेखिका को प्राकृतिक सौंदर्य देखकर आनंद की अनुभूति हुई है, लेकिन वहाँ की जो महिलाएं जो पहाड़ी में है वो पहाड़ों पर क्या कर रही है, चौड़े मार्ग कर रही है, सड़कों का निर्माण करने में क्या है, पत्थर तोड़ रही है, जिससे उनका जीवन बहुत ही कष्टदायी और दुखदायी लगा है। अर्थात वहां पर औरतें क्या करती, पीठ पर अपने बच्चे को बांधकर गिट्टियां तोड़ती या मजदूरी करती। प्रश्न नंबर 11 है, आंख भर आना मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंख भर आना मुहावरे का अर्थ है आंख से आंसू आना अर्थात दुखी होना। आंख भर आना मुहावरे का अर्थ है आंखों में आंसू आना या दुखी होना। वाक्य प्रयोग है, मायके से विदा होते समय हर बेटे की आंखें भर आती है। मायके से विदा होते हर बेटे की आंखें भर आती। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पठित गद्यांश जो हमारी पाठ्य पुस्तक से आया है खंड स में, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ख्याल आए कि में कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा वहां रुकेंगे भी नहीं और पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश है। नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश। देखिए पहला प्रश्न है, लेखक दुखी क्यों हो गए। लेखक दुखी क्यों हो गए। बार बार सोते क्या होगा उस कौम का अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवान जिनकी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती। अर्थात क्या है, अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती हैं। दुखी हो गए अर्थात लोग देशभक्तों के देश की सेवा करने वालों की कद्र नहीं करते हैं। लेखक इसलिए दुखी हो गया कि लोग देशभक्ति की कद्र नहीं करते, अर्थात जो देशभक्ति करते उन पर उनकी हंसी उड़ाते, उनकी मजाक करते हैं, इसलिए लेखक दुखी हो गए। दूसरा प्रश्न है, हालदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे। हालदार साहब 15 दिन बाद। हालदार साहब 15 दिनों बाद कस्बे से गुजरे। सुभाष की मूर्ति की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था। सुभाष की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया। सुभाष की मूर्ति पर चश्मा नहीं था क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था। लेखक आज वहां रुकना क्यों नहीं चाहता था। लेखक आज वहां रुकना क्यों नहीं चाहता था। देखिए लेखक को ख्याल आए कस्बे को, लेखक वहां रुकना क्यों नहीं चाहता था। सोचा वहां रुकेंगे भी नहीं, पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ भी नहीं देखेंगे, क्योंकि लेखक सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा और लोग देशभक्ति की कद्र भी नहीं करते हैं। सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कैप्टन मर गया, इसलिए उनका मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा और लोगों में देशभक्ति भी नहीं रही, इसलिए वहां रुकना नहीं चाहते। अथवा में देखिए, उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी। उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। सुशीला ने वह योग्यता प्राप्त कर ली और शादी करके कोलकाता चली गई। सुशीला ने सन 44 में वह योग्यता प्राप्त कर ली और शादी करके कोलकाता चली गई।
दोनों बड़े भाई भी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया हटते ही पहली बार इन लोगों की छत्र छाया हटते ही इन लोगों की छत्र छाया हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ सुगढ़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी चाहते थे कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वो भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहां रुकना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। उनके हिसाब से वहां रुकना और वहां अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। पहला प्रश्न है, लड़की के विवाह की कौन सी अनिवार्य योग्यता लेखिका ने बताई है? उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। लेखिका ने लड़की के विवाह की अनिवार्य योग्यता उम्र में 16 वर्ष बताई और शिक्षा में मैट्रिक पास बताई। लेखिका को अपने वजूद का एहसास कब हुआ? जब बड़ी बहन सुशीला शादी एवं दोनों बड़े भाइयों के पढ़ने के लिए बाहर चले जाने पर अपने वजूद का एहसास हुआ। सुशीला ने कौन सी योग्यता प्राप्त कर ली थी? सुशीला ने 16 वर्ष एवं शिक्षा में मैट्रिक दोनों योग्यताएं प्राप्त कर ली थी। पिताजी लेखिका को रसोई घर से दूर क्यों रखना चाहते थे? पिताजी लेखिका को रसोई घर से दूर इसलिए रखना चाहते थे कि उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। इस प्रकार से हमें पठित गद्यांश के उत्तर पठित गद्यांश में से ही देने हैं।